हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, इसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी यूसेज कहाँ होती है, ये क्यों हेल्पफुल है, ये सब कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम इसका एक बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। इसका बेसिक कंसेप्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो हम पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। नाम से पता चल रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब उसकी कॉस्ट को अंडरस्टैंड करना, कितनी कॉस्ट लगेगी, उसकी एफिशिएंसी देखना, इफ़ेक्टिवनेस देखना, रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कैसे करना है इसको अंडरस्टैंड करना, टाइमली स्टार्टेड ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड टाइमली कंप्लीटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, ये सब कुछ देखना। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजिंग दी प्रोजेक्ट ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो उसको मैनेज करने के लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। डूइंग इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मैनेजमेंट करना मतलब कोई भी काम इफ़ेक्टिवली करना और एफिशिएंटली करना। विद लेस वेस्टेज, उसमें वेस्टेज जो है वो कम हो। प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज वो मैन रिसोर्स भी हो सकता है, वो मटेरियल भी हो सकता है। उसके बाद है टाइमली स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, जो हमने प्रोजेक्ट लिया है वो टाइमली स्टार्ट हो जाए। एंड द लास्ट टाइमली कंप्लीटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, और जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। इसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। जो हमने इसमें मेथड्स पढ़ने हैं, मेनली इसमें दो ही मेथड्स हैं, सीपीएम एंड पर्ट। आज हमारा टॉपिक सीपीएम में होगा। इसको और थोड़ा बेसिक इसके कंसेप्ट को समझते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो है नेटवर्क एनालिसिस, मतलब हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है, उसके लिए टेक्निक क्या है कि उसका नेटवर्क एनालाइज करो, सब कुछ डिटेल में स्टडी करो। नेटवर्क एनालिसिस, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो हमने अंडरटेक किया है, जिसको हमने मैनेज करना है, उसको टेक्निक है। क्या टेक्निक है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को, कॉम्प्लिकेट प्रोजेक्ट को हमने उसके कंपोनेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स डेट डाटा इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, मतलब एक्टिविटीज़, इवेंट्स, ड्यूरेशंस एट्सेट्रा। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उन इवेंट्स को परफॉर्म करने के लिए कितनी ड्यूरेशन लगेगी, इसको अंडरस्टैंड करने से हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए जो टेक्निक है उसको हम नेटवर्क एनालिसिस कहते हैं। तो नेटवर्क एनालिसिस क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट को कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स डाटा इनटू अ component parts and plot them to show their interdependency and interrelationship। इन पार्ट्स में हम डिवाइड करने के बाद एक्टिविटीज़, इवेंट्स, ड्यूरेशन, ऐसे हम एक प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद उसको ऐसे प्लॉट करना कि हम उस प्रोजेक्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकें कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कब कब परफॉर्म की जाएंगी, कितनी उसमें ड्यूरेशन लगेगी। नेटवर्क एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मेनली दो मेथड्स हैं। ये मेथड्स बहुत कम यूज़ की जाते हैं, इसलिए हम इन दो मेथड्स की बात करेंगे। आज की वीडियो में हमारा ये टॉपिक कवर होगा, सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये था बेसिक कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कैसे किया जाता है नेटवर्क एनालिसिस से।
नेटवर्क एनालिसिस क्या है? नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को वो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक प्रोजेक्ट को वो इतने पार्ट्स में डिवाइड कर देती है कि उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें कौन से इवेंट्स परफॉर्म होंगे, उनको परफॉर्म करने के लिए कितनी ड्यूरेशन लगेगी, हमारा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो जाएगा, उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, क्या वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा जितना टाइम हमें मिला है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसकी टेक्निक नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस को करने के लिए फर्दर 5 मेथड्स, जिसमें हम 2 की बात करेंगे। पहला मेथड है CPM, तो इसको देख लेते हैं पहले। सो अब आपको बेसिक्स के बारे में पता लग गया कि CPM है क्या। CPM नेटवर्क एनालिसिस का एक मेथड है। नेटवर्क एनालिसिस क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने की टेक्निक। सो CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, a method of network analysis used by the business organizations to understand the elements, tasks or works included in a project। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है? एक नेटवर्क एनालिसिस का मेथड है जिसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि किसी भी प्रोजेक्ट में कौन से एलिमेंट्स हैं, उसमें कौन से टास्क हैं या फिर उनमें कौन से वर्क्स इन्वॉल्व हैं जिसको परफॉर्म करने से हमारा प्रोजेक्ट फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। इसको क्यों किया जाता है परफॉर्म? हेल्पफुल इन, कहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करती है, ये हमें मदद करती है इन आइडेंटिफाइंग दी टास्क इन्वॉल्व्ड, कौन कौन से उसमें टास्क इन्वॉल्व्ड हैं, किसमें? प्रोजेक्ट में। टाइम एस्टिमेट ऑफ एवरी एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमें प्रोजेक्ट मिला एक ब्रिज, एक फ्लाईओवर बनाने का, तो हम उसमें CPM मेथड यूज़ करेंगे। CPM मेथड क्यों यूज़ करेंगे? ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसमें कौन कौन से मटेरियल लगेंगे, उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, उसमें कहाँ पर हमें ये चांसेस है कि वेस्टेज होगी। आइडेंटिफाइंग दी टास्क इन्वॉल्व, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसमें लगेंगी। टाइम एस्टिमेट ऑफ एवरी एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ब्रिज को बनाने के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी उसमें कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट दी होल प्रोजेक्ट, ऐसे ही पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, पूरे ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। कंप्लीटिंग दी प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ये भी हमें पता लग जाएगा कि कब तक हमारा प्रोजेक्ट फुल कंप्लीट हो जाएगा, तो हम अपने इन्वेस्टर्स को जवाब दे सकेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। सो इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ CPM नेटवर्क, नेटवर्क कैसे बनाना है, जो कि मोस्टली पेपर्स में यही आता है कि आप नेटवर्क बना के दिखाओ। सेकंड, फाइंडिंग क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम, क्रिटिकल पाथ प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम, कंप्यूटेशन ऑफ फ्री फ्लोट्स एंड टोटल फ्लोट्स फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। सो अब हम इसमें ये सब कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक CPM का। सो ये है हमारे पास CPM का क्वेश्चन। सोल्व दी फॉलोइंग नेटवर्क प्रॉब्लम यूजिंग CPM, यूज़ दिस टेबल। इस टेबल को यूज़ करते हुए हमने CPM की प्रॉब्लम सोल्व करनी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमें ऐसे 3 कॉलम्स दिए होंगे। फर्स्ट जो है वो है एक्टिविटी, सेकंड इमीडिएट प्रीसीडर्स, थर्ड जो है वो ड्यूरेशन। एक्टिविटी मतलब एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी। इमीडिएट प्रोसीडर्स, इमीडिएट प्रोसीडर्स मतलब कि इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन सी फर्दर एक्टिविटीज़ पहले रिक्वायर्ड होंगी। मतलब जी अगर हमने A को परफॉर्म करना है तो हमें कौन सी एक्टिविटी चाहिए पहले, ऐसे ही D को परफॉर्म करना है तो हमें पहले कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट चाहिए। जब तक प्रीसीडर वाली एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम ये वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें दिया हुआ है ए को शुरू करने के लिए, ए एक्टिविटी को शुरू करने के लिए कोई भी प्रीसीडर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ए फर्स्टली बिना किसी के हेल्प से शुरू किया जा सकता है। ऐसे ही बी बिना किसी प्रीसीडर की हेल्प से शुरू किया जा सकता है। ऐसे ही सी बिना किसी प्रीसीडर्स की हेल्प से शुरू किया जा सकता है। लेकिन डी में इधर लिखा हुआ कि बी, मतलब डी को शुरू करने के लिए हमारे पास बी एक्टिविटी फुल कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे ही
ई को शुरू करने के लिए हमारे पास ए एक्टिविटी फुल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ए एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई तो डी हम परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए प्रीसीडर का मतलब है कि कौन सी एक्टिविटी हमें पहले चाहिए। इधर थर्ड कॉलम में ड्यूरेशन की बात की गई है कि हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा इन वीक्स। ए एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 2 वीक्स लगेंगे, बी को 5 वीक्स, सी को 4 वीक्स, ऐसे ही सबके लिए गिवन है। और इसमें आपको क्या सॉल्व करने के लिए कहा होगा, कंस्ट्रक्ट दी CPM नेटवर्क। आपको एक नेटवर्क बनाने के लिए कहा होगा विद द यूज़ ऑफ अबव टेबल। जो हमने अभी टेबल पढ़ा है उसके यूज़ से आप CPM नेटवर्क बनाएंगे। फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कॉम्प्लीटेशन टाइम। सेकेंड। थर्ड हमारे पास पूछा है डेटरमाइन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क बनाने के लिए कहा गया, तो हम नेटवर्क बनाएंगे इस टेबल को यूज़ करते हुए। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम नेटवर्क बनाते हैं। तो टेबल को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं नेटवर्क बनाने से पहले। तो टेबल में हमारे पास एक्टिविटीज़ ए, बी और सी तीनों के लिए कोई भी प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब जो हमारा फर्स्ट इवेंट है, जो हमने फर्स्ट इवेंट परफॉर्म करना है, उसके लिए कोई प्रोसीजर रिक्वायर्ड ही नहीं है। मतलब ए, बी और सी डायरेक्टली बिना किसी की हेल्प से शुरू किए जा सकते हैं। तो हम बनाते हैं। हमारा जो फर्स्ट इवेंट होगा उसको शुरू करने के लिए ए, बी और ये सी तीनों को शुरू करने के लिए कोई भी हमें प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको हम इवेंट्स या फिर नोड्स कह सकते हैं। इसको हम इवेंट्स और नोड्स कहेंगे। तो हमने ए को शुरू किया, बी को शुरू किया और सी को भी शुरू किया, क्योंकि ए, बी और सी को शुरू करने के लिए किसी भी प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक बार टेबल में फिर बार बता देता हूँ मैं एक बार। ये था हमारे पास टेबल। ए, बी और सी तीनों को शुरू करने के लिए किसी भी प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मतलब हम बिना किसी की हेल्प से ए, बी और सी को शुरू कर सकते हैं। हमने उनको शुरू कर दिया। अब उसके बाद डी को शुरू करने के लिए हमारे पास बी कंप्लीट होना चाहिए। हमारा बी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि नीचे कहीं और डी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। इधर नहीं, इधर कोई और, जैसे इन सब में हम देखेंगे इधर डी की रिक्वायरमेंट है। मतलब डी हमारा शुरू होगा बी के पास से, लेकिन डी और कहाँ रिक्वायरमेंट है, एच के पास। मतलब सी और डी जब दोनों एक साथ होंगे तभी एच शुरू हो पाएगा। सी और डी जब एक साथ होंगे तभी आई शुरू हो पाएगा। मतलब हमने अब नेटवर्क ऐसे बनाना है कि सी और डी एक साथ ख़त्म होते हों, लेकिन शुरू कहाँ से होता हो, डी बी से। एक बार फिर बता देता हूँ। हमारे पास डी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर हमने डी को शुरू कर रहा है तो बी हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए, जो कि हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बी को शुरू करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन डी को शुरू करने के लिए एक्टिविटी है बी। तो बी हमारी ऊपर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डी को शुरू करेंगे, लेकिन ये बात का ध्यान रखना है कि डी की रिक्वायरमेंट कहीं और तो नहीं है। तो जब हमने चेक किया तो हमें पता लगा कि डी की रिक्वायरमेंट इधर एच को परफॉर्म करने के लिए, डी की रिक्वायरमेंट इधर आई को परफॉर्म करने के लिए है। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए अपना नेटवर्क ऐसे बनाएंगे कि सी और डी एक साथ ख़त्म होते हों, ताकि आगे जाके हमारा एच और आई परफॉर्म कर सकें। तो चलिए टेबल में एक बार देख लेते हैं डायग्राम में। तो ये हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी। ये हमारी एक्टिविटी अब इधर ख़त्म हो जाएगी। इसको हम 2, 3 और 4 एक्टिविटी ए, बी, सी, इवेंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर नोड सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे हमने दे दिया। अब हमारे पास टेबल में डी को शुरू करने के लिए बी कंप्लीट होना चाहिए था।
हमारा बी इधर से इधर तक कंप्लीट हो गया। इधर हम ध्यान रखेंगे कि हमने ड्यूरेशन भी लिखनी है। पहले डी के बारे में बता देते हैं, फिर हम ड्यूरेशन भी लिख लेंगे। डी को शुरू करने के लिए हमारे पास बी कंप्लीट होना चाहिए था। हमारा बी कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम डी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमने टेबल में देखा था कि डी की रिक्वायरमेंट आगे भी है, तो हम डी को ऐसे शुरू करेंगे कि वो सी पर ही ख़त्म हो। डी बी से शुरू होगा, बी के बाद शुरू होगा, क्योंकि डी को परफॉर्म करने के लिए बी चाहिए। अब बी हमारा कंप्लीट है, हम डी को शुरू करेंगे, लेकिन इधर को या इधर को नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा सी इधर है, तो हम डी को इधर सी के साथ ख़त्म कर देंगे। ये हमारी कौन सी एक्टिविटी हो गई? डी। टेबल में हमने देखा था कि डी को शुरू करने के लिए बी कंप्लीट होना चाहिए। बी हमारा कंप्लीट है, लेकिन हमने टेबल में आगे ये भी देखा था कि डी की रिक्वायरमेंट आगे एच को परफॉर्म करने के लिए है। किसके साथ है? जब सी और डी दोनों कंबाइन होंगे। तो हमने डी को परफॉर्म किया, लेकिन कहाँ पर ख़त्म कर दिया? सी के साथ। तो हमारा नेटवर्क ऐसे बन गया। अब हम इसके साथ ड्यूरेशन भी लिख देते हैं। जैसे ए को परफॉर्म करने के लिए 2, 5, 4 और डी को परफॉर्म करने के लिए 5। ये ड्यूरेशन हम एक्टिविटीज़ के साथ साथ लिख देते हैं। सो ए को परफॉर्म करने के लिए 2 वीक्स लगेंगे, बी को परफॉर्म करने के लिए 5 वीक्स, सी को परफॉर्म करने के लिए 4 वीक्स और डी को परफॉर्म करने के लिए अगेन 5 वीक्स। आपको ये वाला स्टेप अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये जो टॉपिक, ये जो क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है, ये टिपिकल क्वेश्चन है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो आपके सभी क्वेश्चन ईजिली निकल जाएंगे। फर्स्ट जो एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की है उसके लिए कोई प्रोसीडर नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट उनको शुरू कर दिया। लेकिन डी को परफॉर्म करने के लिए बी प्रोसीडर था, मतलब डी हम तभी शुरू कर सकते हैं जब बी कंप्लीट होगा। हमारा बी कंप्लीट हुआ, हमने डी शुरू किया, लेकिन डी को शुरू करने के बाद उसको सी के साथ अटैच कर दिया, क्योंकि आगे जो रिक्वायरमेंट है वो सी और डी की कंबाइन रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने डी को शुरू करके सी के साथ ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे पास नेटवर्क अभी बनना शुरू हुआ। इसके बाद हम टेबल में जाते हैं, देखते हैं। अब हमारी ए, बी, सी और डी इतनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो गई हैं। इसके बाद ई की बारी आती है। ई को परफॉर्म करने के लिए ए की रिक्वायरमेंट है। हम फिर से वही चेक करेंगे कि ई कहीं और रिक्वायर्ड तो नहीं है। इधर है, लेकिन ये सिंगली है, सिंगल रिक्वायर्ड है, मतलब इसको किसी के साथ कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने इधर कंबाइन किया था, इसको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली ए के बाद परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेटवर्क हम बनाते हैं आगे। सो ई को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ए एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए। हमारी ए एक्टिविटी कंप्लीट है, अब हम ई को शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारी ई एक्टिविटी हो गई। इसकी ड्यूरेशन थी 7 मिनट्स। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5th नोड, मतलब 5th इवेंट। इसके बाद फिर टेबल में देखते हैं। अब हमारी ई एक्टिविटी भी परफॉर्म हो गई। इसके बाद एफ़ को शुरू करने के लिए हमारे पास ए एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि हमारे पास कंप्लीट है। अब हम फिर से वही चेक करेंगे कि एफ़ की रिक्वायरमेंट आगे तो नहीं है। एफ़ की रिक्वायरमेंट है और कंबाइंड है। जैसे इसमें डी की रिक्वायरमेंट थी, कंबाइंड थी, तब हमने इसको कंबाइन किया था। ऐसे ही अब एफ़ की रिक्वायरमेंट है, कंबाइंड है, तो अब हम इसको भी कंबाइन करेंगे ताकि हमारी कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो सके आगे जाकर? के और एल। चलिए टेबल में, डायग्राम में एक बार देखते हैं। सो एफ़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ए एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए थी, तो हमारी ए एक्टिविटी कंप्लीट है। अब हम एफ़ को परफॉर्म कर देंगे। ये हमारे पास हो गई एफ़ की ड्यूरेशन थी 3 मिनट्स। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी होगी। सो नेक्स्ट एक्टिविटी है जी। हमने एफ़ देखी, एफ़ की रिक्वायरमेंट आगे थी। जी को देखते हैं, जी की रिक्वायरमेंट भी है और
एच की रिक्वायरमेंट भी है, मतलब एफ जी एच को हम कंबाइन करेंगे। जैसे डी को हमने देखा था सी डी के साथ कि सी डी कंबाइन होने चाहिए तभी हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी। वैसे ही एफ जी एच एक साथ इकट्ठे कंबाइन होने चाहिए जो अगर हमने आगे जाकर के और एल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो हमने एफ को परफॉर्म किया ए से, जी को परफॉर्म करेंगे हम बी से, एच को परफॉर्म करेंगे सी और डी जो हमने कंबाइन करके किया था। हमने एफ को परफॉर्म कर लिया ए की हेल्प से, अब जी को परफॉर्म करेंगे बी की हेल्प से, मतलब जी को शुरू करने के लिए हमारे पास बी एक्टिविटी फुलफिल होनी चाहिए। सो ये हमारे पास बी एक्टिविटी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको परफॉर्म करेंगे, इसकी हेल्प से जी को परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास आ गई जी, जिसकी ड्यूरेशन है 3 मिनट्स। ऐसे ही अब हमने आगे भी देखा था कि एच को परफॉर्म करने के लिए सी और डी इकट्ठे चाहिए। ये सी और ये डी ये दोनों कंबाइंड हैं, तो इससे हम अपनी अगली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। हमने इनको एक साथ लिया है क्योंकि नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ये तीनों इकट्ठे होने चाहिए। ये कौन सी थी? एच। इसकी ड्यूरेशन है 6। एक बार टेबल में देख लेते हैं। सो अब हमने परफॉर्म की एक्टिविटी जी और एच। जी को परफॉर्म किया बी की हेल्प से, एच को परफॉर्म किया सी और डी की हेल्प से। हमने इन तीनों को कंबाइन क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है के और एल, इनको कंबाइन करने से ही परफॉर्म होगी, इसलिए हमने इनको कंबाइन कर लिया। इतनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद हमारे पास आ जाता है आई। आई को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सी और डी कंबाइन होने चाहिए, जो कि हमने कंबाइन किए हुए हैं। तो इसको भी परफॉर्म कर लेते हैं। इसकी ड्यूरेशन है 2 मिनट्स। सो ये है हमारे पास सी और डी कंबाइंड। इसकी हेल्प से हम परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी आई। इसकी ड्यूरेशन थी 2 मिनट्स। ये आ जाएगा 7। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। हमारी आई एक्टिविटी परफॉर्म हो गई। इसके बाद जे को परफॉर्म करने के लिए ई की रिक्वायरमेंट है। ई हमारे पास कंप्लीट है। इसकी ड्यूरेशन है 5 मिनट्स। सो ये हमारे पास ई। जे को परफॉर्म करने के लिए ई की रिक्वायरमेंट है। ई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम जे परफॉर्म कर लेंगे। ये हमारे पास आ गई जे। इसकी ड्यूरेशन है 5 मिनट्स। तो इसको हम नाम देंगे इवेंट 8। 7 के बाद 8। अब इसके बाद फिर टेबल में देखते हैं। हमारी जे एक्टिविटी भी कंप्लीट हो। अब इसके बाद जो के एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए हमारे पास ये एक्टिविटी कंबाइंड होनी चाहिए, जो हमने कंबाइंड करके रखी हुई है। जब हमने एफ जी और एच को शुरू किया था तब हमने इनको कंबाइन ही ख़त्म किया था। तो अब के को शुरू करने के लिए हमारे पास एफ जी एच होने चाहिए। इसकी ड्यूरेशन है 4 मिनट्स। सो ये है हमारे पास एफ, ये जी और ये एच, ये तीनों कंबाइंड हैं। इनकी हेल्प से अब हम की एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गई की एक्टिविटी। इसकी ड्यूरेशन है 4 मिनट्स, सॉरी 4 वीक्स। वीक्स में हम चल रहे हैं, मिनट्स में नहीं। इसके बाद हम फिर से टेबल देखते हैं। सॉरी, जो हमने अभी अभी की एक्टिविटी परफॉर्म की, इसको हमने इधर चेक नहीं किया, इधर चेक करना है जैसे हमने बाकी एक्टिविटीज़ में किया था। डी की रिक्वायरमेंट इधर थी इसलिए हमने इसको कंबाइन किया। एफ जी एच की रिक्वायरमेंट इधर थी इसलिए हमने इसको कंबाइन किया। वैसे ही के की रिक्वायरमेंट जे के साथ है तो हमें के को जे के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, इसलिए हम करेक्ट कर लेते हैं। के को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एफ जी एच होने चाहिए। ये हमारे पास कंप्लीट थे इसलिए हमने इसको परफॉर्म कर दिया। लेकिन
इसको कंबाइन किसके साथ करना है, जे के साथ, क्योंकि लास्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, एन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ये दोनों एक साथ होने चाहिए। तो हम इसको कंबाइन करेंगे, ये ऐसे, ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो के को परफॉर्म करने के लिए एफ जी एच के हमारा परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन इसको किसके साथ कंबाइन करना है, जे के साथ, क्योंकि लास्ट वाली एक्टिविटी जे और के दोनों को इकट्ठी डिमांड करती है, तभी वो शुरू हो पाएगी। एक बार फिर से टेबल में देख लेते हैं। के को स्टार्ट करने के लिए एफ जी एच एक साथ होने चाहिए, लेकिन एफ की रिक्वायरमेंट लास्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए है, इसलिए हम के को इन तीनों की हेल्प से शुरू तो कर देंगे, लेकिन एंड किसके साथ करना है, जे के साथ, ताकि ये कंबाइन हो जाए। अब हमारी ये एक्टिविटी भी परफॉर्म हो गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एल। अब एल को कंप्लीट करने के लिए, मतलब एल को शुरू करने के लिए हमारे पास ये तीनों एक्टिविटीज़ कंबाइन होनी चाहिए। इसमें भी हम चेक करेंगे कि एल फर्दर किसी और एक्टिविटी में रिक्वायर्ड तो नहीं है, नहीं रिक्वायर्ड है, मतलब हम इसको इंडिपेंडेंटली एंड कर सकते हैं। इसको इंडिपेंडेंटली एंड नहीं कर सकते थे क्योंकि इसको हमने कंबाइन करना था जे के साथ, इसको हम इंडिपेंडेंटली एंड कर सकते हैं। तो देखते हैं। सो एल को शुरू करने के लिए हमारे पास एफ जी एच कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम एल को शुरू कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगी एक्टिविटी 9 एल, इसको ड्यूरेशन लगी है 3 मिनट्स। ऐसे ही अब हम अपनी सेकंड लास्ट एक्टिविटीज़ भी देख लेंगे। सो हमारी एल एक्टिविटी भी परफॉर्म हो गई। इसके बाद हमारे पास एम और एन। एम को शुरू करने के लिए हमारे पास आई कंप्लीट होना चाहिए, जो कि हमारा कंप्लीट है। एन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जे और के कंबाइंड कंप्लीट होने चाहिए, ये भी हमारे कंप्लीट हैं, तो हम इन दोनों को कंप्लीट कर देंगे। सो एम को शुरू करने के लिए हमारे पास आई होना चाहिए, हमारा आई ये रहा, तो इसमें हम शुरू कर देते हैं। ये हमारा हो गया एम, इसको कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स। ऐसे ही हमारे पास जो लास्ट एक्टिविटी है एन, एन को शुरू करने के लिए हमारे पास जे और के कंबाइन होने चाहिए, तो इसको हम शुरू कर देंगे। इसकी टाइम ड्यूरेशन है 8 मिनट्स। लास्ट वाली जो एक्टिविटीज़ रह जाएंगी उसको हम लास्ट नोड से, लास्ट इवेंट से ख़त्म कर देंगे। सो ये हमारे पास क्या बन गया, CPM नेटवर्क। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर, जो क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर था वो हमारा सोल्व हो गया, CPM नेटवर्क। इसको हम नोड्स कहते हैं। और इसको एक्टिविटीज़, और साथ में इनकी ड्यूरेशन मेंशन करते हैं। ड्यूरेशन मेंशन करना ज़रूरी है, इन्हीं की हेल्प से हम अपने अगले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो इधर तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि ये हमने नेटवर्क बनाया है पूरे प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कब कब परफॉर्म करनी है, किस प्रोसीजर में परफॉर्म करनी है, और कितनी टाइम ड्यूरेशन में परफॉर्म करनी है, ये हमें फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये थे हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमने अपना फर्स्ट सोल्व कर लिया है, CPM नेटवर्क। सेकंड इन्होंने पूछा है फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कॉम्प्लीटेशन टाइम, मतलब वो कौन सा पाथ है, क्रिटिकल पाथ मतलब वो कौन सा पाथ है, वो कौन सा वे है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन से पाथ में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। दोनों मेथड मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करने हैं, जोन सा इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास नेटवर्क। इसमें से अब हम क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो फर्स्ट मेथड है वो तो बहुत ईजी है, उसको आप ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उससे हमारे जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं होंगे। उसको सोल्व करने के लिए जो सेकंड मेथड है हमें वो आना ही चाहिए।
इसलिए ये मेथड मैं बिना किसी कैलकुलेशन से आपको समझा देता हूँ। पाथ का मतलब क्या होता है, वे। हमने अपनी फर्स्ट एक्टिविटी को शुरू करते हुए लास्ट में पहुँचना है, तो हम कौन कौन से पाथ से पहुँच सकते हैं, फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू फिफ्थ, फिफ्थ टू एट्थ, एट्थ टू नाइन्थ। ऐसे ही फर्स्ट टू थर्ड, थर्ड टू सिक्स्थ, सिक्स्थ टू एट्थ, एट्थ टू नाइन्थ। ऐसे ही फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू सिक्स्थ, सिक्स्थ टू एट्थ, एट्थ एंड नाइन्थ। ऐसे ही फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ, नाइन्थ, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, नाइन्थ। मतलब कौन कौन से पाथ हैं जिससे हम अपनी लास्ट वाली एक्टिविटी में पहुंच सकते हैं। ऐसे ही हमने सब पाथ डिटरमाइन कर लिए। उन सब पाथ्स की, जितने भी हमने पाथ डिटरमाइन किए हैं, जितने भी हमने वे डिटरमाइन किए हैं, सब की हम कैलकुलेशन करेंगे टाइम की, कि हर एक को कंप्लीट करने के लिए कितनी ड्यूरेशन लग रही है। जैसे फर्स्ट की ड्यूरेशन है 2 + 7 9, 9 + 5 14, 14 + 8 22। मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 22 वीक्स लगेंगे। ऐसे ही हम सब की कैलकुलेट करेंगे इन वीक्स। जिसकी सबसे ज़्यादा आएगी हम उसको क्रिटिकल पाथ कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एजम्पशन लेके कि इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो सबसे ज़्यादा आ रही है, तो हमारा क्रिटिकल पाथ क्या होगा, फर्स्ट टू फोर्थ, फोर्थ टू सिक्स्थ, सिक्स्थ टू नाइन्थ। वैसे इसका है नहीं, हम कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करेंगे सिर्फ एजम्पशन के लिए। ये फर्स्ट मेथड था जो बहुत ईजी था, सिर्फ हम डायरेक्टली इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड मेथड है मैं वो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उससे हमारी बाकी कैलकुलेशंस भी ईजी हो जाएंगे। उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने कुछ कैलकुलेशंस करके ड्यूरेशंस फाइंड आउट करने हैं। वो ड्यूरेशंस कौन सी होंगी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट टाइम, उसके साथ साथ लेटेस्ट टाइम, मतलब लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम। एक हम फाइंड आउट करेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम। ये दोनों टाइम फाइंड आउट करके हम अपना क्रिटिकल पाथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमने कैसे कैलकुलेट करना है। इनको कैलकुलेट करने के लिए एक फ़ॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि फ़ॉर्मूला ना यूज़ करते हुए आप सीधे इन कैलकुलेशंस को समझ लीजिए जो मैं करने वाला हूँ, तो आपको फ़ॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको फ़ॉर्मूला एक बार बता देते हैं क्या है फ़ॉर्मूला। क्रिटिकल पाथ डिसाइड करने के लिए 2 फेज़ हमने डिटरमाइन करनी है। फर्स्ट है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जिसको हम ES कहते हैं। इसको हम फॉरवर्ड पास कहते हैं, क्योंकि हमने आगे को बढ़ना होता है, अपने नेटवर्क में हम आगे को बढ़ेंगे। सेकंड है लेटेस्ट कॉम्प्लीटेशन टाइम, इसको LC कहते हैं, और इसको बैकवर्ड पास कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने अपने नेटवर्क में पीछे को, बैकवर्ड को जाना है। फर्स्ट जो है उसका फॉर्मूला है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टार्ट टाइम ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। आई का मतलब है एंडिंग एक्टिविटी, जे का मतलब है एंडिंग एक्टिविटी, और आई का मतलब है स्टार्टिंग टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टार्ट टाइम ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ एंडिंग एक्टिविटी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए फॉर्मूले को ना समझते हुए आप सीधा मेरी कैलकुलेशंस को देख लीजिए, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इसमें हमने कुछ बॉक्स बना लिए हैं जिसमें हम अपनी टाइम ड्यूरेशन लिखेंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीट टाइम। जो ऊपर वाला बॉक्स होगा, आपकी मर्जी, आप जोन सा भी ले सकते हैं। मैं इसमें ऊपर वाला बॉक्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लूँगा और नीचे वाला बॉक्स लेटेस्ट कॉम्प्लीटेशन टाइम। अब कैलकुलेट कैसे करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मतलब कि किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी इवेंट को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसको स्टार्ट करने के लिए पहले कितना टाइम लग चुका है। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट इवेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें कोई टाइम नहीं लगा,
क्योंकि ये डायरेक्टली परफॉर्म कर ली, इसलिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसमें क्या होगा 0, क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए कोई टाइम ही नहीं लगा। ऐसे ही सेकंड, अब सेकंड को परफॉर्म करने के लिए हमें 2 मिनट्स लगे हैं। ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई तभी सेकंड इवेंट शुरू हुआ। फर्स्ट इवेंट को शुरू करने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगा, लेकिन सेकंड इवेंट को शुरू करने के लिए हमें 2 मिनट्स वेट करना पड़ा ताकि ए एक्टिविटी कंप्लीट हो, उसके बाद हम सेकंड इवेंट शुरू करें। तो इसका टाइम क्या होगा 2। ऐसे ही ई को परफॉर्म करने के लिए 7 मिनट्स लगे, तो फिफ्थ इवेंट को शुरू करने के लिए ये वाले 2 मिनट्स प्लस ये वाले 7 मिनट्स, 9 मिनट्स लगे, तो हम इसमें 9 लिखेंगे। इसके बाद एट्थ इवेंट को परफॉर्म करने के लिए 9 मिनट्स तो लग चुके हैं, और कितने मिनट्स लगे 5 मिनट्स। इसमें एक करेक्शन है कि हम डायरेक्टली ये नहीं लिखेंगे, करना तो ऐसे ही है, लेकिन हम लाइन वाइज जाएंगे, मतलब एक्टिविटी टू एक्टिविटीज़ वाइज, मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, डायरेक्टली फिफ्थ में नहीं जाएंगे। इसका आंसर तो वैसे यही आएगा, लेकिन हमने लाइन वाइज जाना है, तो हम लाइन वाइज चलते हैं, डायरेक्टली इधर ना जंप करते हुए, नहीं तो कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन यही है आपको कि लाइन वाइज चलें। फर्स्ट में हमने देखा कि फ़र्स्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, फर्स्ट इवेंट को शुरू करने के लिए हमें कोई भी टाइम नहीं लगा, इसलिए 0। सेकंड को शुरू करने के लिए 2 मिनट्स लगे, इसलिए इधर 2। ऐसे ही थर्ड को शुरू करने के लिए हमारे पास 5 मिनट्स लगे, तो हम इधर 5 लिख देंगे। ऐसे ही फोर्थ को शुरू करने के लिए हमारे पास 4 मिनट्स लगे, तो हम इधर 4 लिखेंगे। लेकिन इसके साथ ये वाली एक्टिविटी तो चाहिए, इन दोनों को। अब हम इसमें क्या करेंगे कि टाइम जो हमारे पास ज़्यादा आएगा हम उसको इधर लिखेंगे, मतलब फोर्थ को शुरू करने के लिए हमें सी और डी, मतलब फोर्थ को शुरू करने के लिए हमें सी और डी दोनों एक्टिविटीज़, दोनों की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हम इसमें मैक्सिमम वाली लेंगे। क्योंकि एग्जांपल बता देते हैं, जैसे फोर्थ को शुरू करने के लिए हमने सी कंप्लीट कर दी 4 मिनट्स में, लेकिन 4 को शुरू हम कर ही नहीं सकते जब तक हमारे पास डी भी नहीं आ जाता, तो सी को वेट करना पड़ेगा 5 मिनट्स और, ताकि वो अपनी फोर्थ एक्टिविटी शुरू कर सके। इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ना जाते हुए हम बी से डी की तरफ जाएंगे, मतलब इस एक्टिविटी को 10 मिनट्स लिखेंगे। 5 बी को शुरू करने के लिए, 5 डी को शुरू करने के लिए। सो फोर्थ इवेंट को शुरू करने के लिए हमें 10 मिनट्स वेट करना पड़ा। हम डायरेक्टली 4 नहीं लिखेंगे, हमने मैक्सिमम चूज़ करना है। इधर कितना आ रहा था 4 और इधर से कितना आ रहा था 10, तो हमने मैक्सिमम चूज़ करना है, क्योंकि हम फोर्थ को कंप्लीट ही नहीं कर सकते जब तक हमारे पास डी नहीं आ जाता। हम फोर्थ को शुरू ही नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सी और डी कंबाइनली नहीं आते। तो हमारे पास डी 10 मिनट्स बाद आया, लेकिन सी हमारे पास 4 मिनट्स बाद आ गया, तो हम डी के आने के लिए वेट करेंगे और एक्टिविटी तब शुरू करेंगे जब 10 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इधर हमने मैक्सिमम लिखना है। ऐसे ही हम आगे चलेंगे। इसके बाद हमने फिफ्थ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब फिफ्थ को कंप्लीट ये दोनों इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं, मतलब हमने 8th पर जाना है, जैसे इधर था हमने 4th इवेंट पर जाना है, तो हमारे पास सी और डी दोनों अवेलेबल होने चाहिए। वैसे ही इधर हमने 8th एक्टिविटी पर जाना है, तो हमारे पास 5th और 6th दोनों अवेलेबल होने चाहिए। तो इसमें भी हम यही चेक करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी से हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा है। 5th में हमने लिख दिया 9, 5th के बाद 6th देख लेते हैं पहले, डायरेक्टली 8 पे नहीं जाते, 6th देख लेते हैं। 5th में हमारे पास डायरेक्ट 9 ही आएगा, जैसे मैंने पहले बताया था। फर्स्ट को 0, सेकंड को 2 मिनट्स, 2 + 7 9 मिनट्स। 6th को 2 मिनट्स इधर लगे थे, 3 मिनट्स इधर, 5। लेकिन इधर भी वही प्रॉब्लम है कि वेट करना पड़ेगा, 6th को परफॉर्म करने के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे 4th को कंप्लीट करने के लिए, शुरू करने के लिए इन दोनों की रिक्वायरमेंट थी, 6th को शुरू करने के लिए इन तीनों की रिक्वायरमेंट है, 8th को शुरू करने के लिए इन दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो हम इसमें चेक करेंगे कि कितनी देर 6th को वेट करना पड़ेगा शुरू होने के लिए।
इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आंसर जिसका आएगा हम वो चेक करेंगे। सो फर्स्ट सेकंड 2 मिनट्स, 2 के बाद 2 + 3 5 मिनट्स, तो इधर हमारा 5 आंसर आ रहा है फर्स्ट का। सेकंड एक्टिविटी सेकंड के लिए देखते हैं 0, इधर 5, 5 + 3 8, 8 आ रहा है हमारा। उसके बाद इधर भी देख लेते हैं 10, 10 + 6 16 आ रहा है, तो इन दोनों से ज़्यादा 16 है, तो हम 16 को चूज़ करेंगे। सिक्स्थ को शुरू होने के लिए इन तीनों की वेट करनी है, जब तक ये तीनों नहीं कंप्लीट हो जाते तब तक ये सिक्स्थ शुरू नहीं हो सकता। ये कंप्लीट हो गया था 5 मिनट्स में, ये कंप्लीट हो गया था 8 मिनट में, लेकिन ये कंप्लीट हुआ है 16th मिनट में, तो हमने इधर 16 लिखना है। आई होप आपको बहुत इजी लग रहा होगा। ये कैलकुलेशंस आपको करनी ही हैं जी अगर हमने अपना नेक्स्ट आंसर निकालना है। ऐसे ही अब हम आगे चलेंगे। सिक्स्थ के बाद हमने 7th एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इसको शुरू करने के लिए सिर्फ एक ही एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, वो है आई, तो 10, 10 + 2 12, तो अब इसमें हम लिख देंगे 12। 7th के बाद 8th पे जाएंगे। 8th में भी वही प्रॉब्लम है जो इधर आई थी, जो इधर आई थी। 8th को शुरू करने के लिए जे और के दोनों की रिक्वायरमेंट है। अब हम इसमें देखेंगे किसमें टाइम ज़्यादा आ रहा है। इधर तक हमारे पास आ गया 9 मिनट्स, 9 + 5 14। सेकंड पाथ में देख लेते हैं, यहाँ तक हमारे पास आया था 16, क्योंकि हमने ये वाला पाथ चूज़ किया ना, ये वाला और ये वाला नहीं कर पाए क्योंकि इसमें टाइम कम लग रहा था। इसमें हमने 16 तक आ गए थे। 16 + 4 20, सो कौन सी वैल्यू ज़्यादा इन दोनों में से 20, तो 8th को परफॉर्म करने के लिए 20 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। ऐसे अब लास्ट एक्टिविटी जो है वो कॉम्बिनेशन है इस और इस एक्टिविटी का। जिस एक्टिविटी से हमारे पास ज़्यादा टाइम आएगा हम वो वाला मेंशन करेंगे। इधर हमारे पास आ गया था 12 मिनट्स, 12 + 12 24। इधर हमारे पास आ गया था 16, 16 + 3 19 मिनट्स, मतलब कम है। इधर हमारे पास आया 20, 20 और इसकी ड्यूरेशन है 8 मिनट्स, 20 + 8 28 मिनट्स, तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे 28, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आ गए सबके। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमने मैक्सिमम सिलेक्ट करना है हर बार एस्टिमेट टाइम कैलकुलेट करते हुए। अभी हम ये वाला मेथड, ये टाइम कैलकुलेट करेंगे। इसको हम कहते हैं लेटेस्ट कंप्लीट टाइम। जैसे इस मेथड का नाम था फॉरवर्ड पास, इसका नाम है बैकवर्ड पास। इसको फॉरवर्ड पास क्यों कहते थे, क्योंकि हम फॉरवर्ड आगे को जा रहे थे, लेकिन इसमें हमने अब पीछे को आना है, बैकवर्ड पास इसको हम इसलिए कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करना, अब इसको 28 से शुरू करेंगे। कंप्लीटेशन टाइम क्या है इसका, लास्ट एक्टिविटी की कंप्लीटेशन टाइम 28 है, सेम 28 लिख देंगे। ऐसे ही इस एक्टिविटी का, अब इसमें हम क्या करते आ रहे थे, ऐड करते आ रहे थे, प्लस करते आ रहे थे। इसमें हम बैकवर्ड जाना है तो माइनस करते हुए जाएंगे। अब इस एक्टिविटी को इधर लेके जाने के लिए, मतलब 9 के बाद, वैसे हम लाइन वाइज चलते हैं 9 से 8, जैसे हम लाइन वाइज चले थे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, वैसे हम इसमें भी लाइन वाइज ही चलते हैं। 9th से 8th, अब 9th से 8th जाना है, 28 - 8 20। अब 8th के बाद 7th की टर्न आई, 9th से हमने 7th में जाना है, 28 - 12, यह आ जाएगा 16। 7th के बाद हमने जाना है 6th पे, 28 - 3, लेकिन हमने इसमें भी ध्यान रखना है, जैसे हमने बाकी सब में ध्यान रखा है कि मैक्सिमम चूज़ करना होता है जब हम फॉरवर्ड जाते हैं, लेकिन जब हमने बैकवर्ड आना है तो अब हमने मिनिमम सिलेक्ट करना है। मिनिमम मतलब 9th से हम डायरेक्ट 6th में जाएंगे तो 3 मिनट्स, 3 वीक्स, 28 - 3, ये हमारे पास आ जाएगा 25।
लेकिन 6th तक जाने के लिए हमारे पास और भी रास्ते हैं, जैसे इधर से इधर, मतलब 28 माइनस 8 20, 20 माइनस 4 16, मतलब 16। अब हमने मिनिमम सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास क्या आएगा 16। ऐसे ही 6th के बाद 5th, 5th में हम कैसे जाएंगे, 28 माइनस 8 20, 20 माइनस 5 15, तो हमारा आंसर आ गया 15। 4th, ये रहा हमारे पास 4th, 5th के बाद 4th। इधर तक हम आ गए थे 16, 16 माइनस 2 14, लेकिन हमने इधर भी ध्यान रखना है कि हम इधर से भी तो आ सकते हैं, इसलिए इधर हमारे पास आया था 16। 16 माइनस 6 10, तो कौन सा सिलेक्ट करना है, मिनिमम। इधर से गए थे तो हमारे पास 14 आया था, इधर से आए हैं तो हमारे पास 10 आ रहा है, तो हम 10 लेंगे। ऐसे ही 4th के बाद 3rd। अब 3rd तक जाने के लिए हमारे पास रास्ता देखते हैं। जैसे हम 4th से इधर जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 माइनस 5 5। अगर हम इधर से जाते हैं तो 16 माइनस 3 13, तो हमारा मिनिमम क्या आ रहा है 5, तो हम 5 लिख देंगे। ऐसे ही 3rd के बाद 2nd। अब 2nd में हम वापस कहाँ से आ सकते हैं, एक तो ये और एक ये। इधर से हम 15 माइनस 7, इधर से 16 माइनस 3, तो कौन सा लेस आ रहा है, 15 माइनस 7 वाला। 15 माइनस 7 8, तो हमारे पास ये आ गया 8। अब इधर भी हम वो वाला लिखेंगे जो मिनिमम आएगा। अब हम फर्स्ट एक्टिविटी में यहाँ से जा सकते हैं। 10 माइनस 4 6 आएगा, यहाँ से भी जा सकते हैं। 5 माइनस 5 0 आएगा। अब 0 से कम तो कोई हो नहीं सकता, 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 8 माइनस 2 6, तो हम इधर लिखेंगे 0। तो ये हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये हमारे पास लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम, ये हमारा सेकंड आंसर भी आ गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है। अब क्रिटिकल पाथ सिलेक्ट करने का सिंपल सा मेथड यही है कि कुछ कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो हमारा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं क्रिटिकल पाथ के लिए। क्या कंडीशंस है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी और इवेंट मस्ट इक्वल्स टू स्टार्टिंग एक्टिविटी ऑफ लोएस्ट कंप्लीटेशन टाइम। सेकेंड कंडीशन, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी मस्ट इक्वल्स टू लोएस्ट कंप्लीटेशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी। थर्ड कंडीशन क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ बिगिनिंग एक्टिविटी मीन्स स्टार्टिंग एक्टिविटी मस्ट इक्वल्स टू लोएस्ट completion time of ending activity minus lowest completion time of starting activities must equals to duration of the activity और event। इसको हम टेबल में इजी करके कर लेते हैं, ये फॉर्मूले के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना है। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी वो थी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ बिगिनिंग एक्टिविटी स्टार्टिंग एक्टिविटी मस्ट इक्वल्स टू लोएस्ट कंप्लीटेशन टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी। मतलब कि हमारी जो स्टार्टिंग अर्लीस्ट स्टार्टिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू होनी चाहिए लोएस्ट कंप्लीटेशन टाइम ऑफ अ स्टार्टिंग एक्टिविटी। 0 0 5 5 10 10 16 16 20 20 28 28, मतलब हमारा क्रिटिकल पाथ ये बन रहा है। सेकेंड कंडीशन थी जो हमारी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी। एंडिंग एक्टिविटी क्या है, ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी 5 मस्ट इक्वल टू लोएस्ट कंप्लीटेशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी। 5 5 इक्वल है, मतलब यही क्रिटिकल पाथ है। और जो लास्ट कंडीशन थी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी 5 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ बिगिनिंग एक्टिविटी 5,
इक्वल्स टू लोएस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी 5 माइनस लोएस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी इक्वल्स टू ड्यूरेशन बिटवीन द एक्टिविटी 5 माइनस 0 5 5 माइनस 0 5 ड्यूरेशन 5। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हम इसको डार्कन करके बता देंगे कि ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ का आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या है 1 to 3 मतलब बी। इसमें हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कितना टाइम लग रहा है। जैसे बी 1 to 3 एक्टिविटी बी टाइम लग रहा है 5 मिनट्स। एक्टिविटी 1 to 3 एक्टिविटी बी ड्यूरेशन 5 मिनट्स। ऐसे ही सबके लिख लेते हैं। 3 to 4 एक्टिविटी डी ड्यूरेशन अगेन 5 मिनट्स। 4 to 6 6 to 8 8 to 9 एक्टिविटी एच to के to एन टाइम ड्यूरेशन 5 + 5 + 6 + 4 + 8। इसको प्लस कर लेते हैं। 5 + 5 10 10 + 10 20 20 + 8 28। तो हमारा आंसर जो है वो मैच करेगा 28 और 28 के साथ। अगर ये मैच कर गया तो हमारा क्रिटिकल पाथ का आंसर करेक्ट है। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड आंसर भी। सो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमारा सेकंड आंसर भी आ गया। क्रिटिकल पाथ हमने सिलेक्ट कर लिया। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो हमारा 28 आया, 28 वीक्स। अब थर्ड है डेटरमाइन टोटल फ्लोट्स एंड फ्री फ्लोट्स फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। इसको भी हम देख लेते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि टोटल फ्लोट्स और फ्री फ्लोट्स है क्या। टोटल फ्लोट्स का मतलब है कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए हमें कोई डिले तो नहीं हो रहा। अगर वो डिले हो रहा है तो वो कितने वीक्स का है। हमने इसमें वीक्स लिए हैं, इसमें हम वीक्स लेंगे। और प्रोजेक्ट को फुल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना डिले हो रहा है, इसलिए हम इसको टोटल फ्लोट्स कहते हैं। फ्री फ्लोट्स क्या होता है कि कोई डिले तो नहीं हो रहा किसी भी एक्टिविटी को बिना डिस्टर्ब किए हुए, विदाउट इफेक्टिंग दी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी। मतलब बिना किसी सक्सेसर एक्टिविटी का टाइम ख़राब किए हुए, डिले करे हुए पूरे प्रोजेक्ट में कितना डिले हो सकता है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले हैं, हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं। सो टोटल फ्लोट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लोएस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन। टोटल फ्लोट को कैलकुलेट करने के लिए लोएस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन। सो ये है हमारे पास टेबल जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे टोटल फ्लोट्स और फ्री फ्लोट्स। टोटल फ्लोट्स के साथ मैंने एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और वो कैसे कंप्लीट की गई हैं, मतलब A 1 to 2 B 1 to 3 टेबल की हेल्प से हमने ये ड्रॉ कर लिए हैं। आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सो ये था हमारे पास टेबल। A एक्टिविटी 1 to 2, B एक्टिविटी 1 to 3, C एक्टिविटी 1 to 4, D एक्टिविटी 3 to 4, E एक्टिविटी 2 to 5। ऐसे ही हमने सबके सामने उनकी एक्टिविटीज़, इवेंट्स, नोड्स नोट कर लिए हैं। अब हम इसमें फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो यूज़ करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला था टोटल फ्लोट्स कैलकुलेट करने का, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी। ए एक्टिविटी की लोएस्ट, दो एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की, मतलब ए को परफॉर्म करने के लिए दो इवेंट्स चाहिए हमारे पास।
ये हमारे पास दो इवेंट हैं। इन दोनों इवेंट्स में से हम कौन सा इवेंट चूज़ करेंगे? एंडिंग, जो हमारे पास फॉर्मूला था, लोएस्ट कंप्लीटेशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ बिगिनिंग स्टार्टिंग एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन इन बिटवीन दीज। तो हमारे पास ए को परफॉर्म करने के लिए 1 और 2 चाहिए, 1 और 2 को परफॉर्म, ए को परफॉर्म कर रहे हैं हम 1 और 2 के बीच में। तो लोएस्ट कंप्लीटेशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिव इवेंट, एंडिंग इवेंट क्या है? सेकंड। ए को परफॉर्म करने के लिए एंडिंग इवेंट है सेकंड। सेकंड की हम लोएस्ट कंप्लीटेशन टाइम वो है 8, मतलब हमारे पास क्या आया? 8। सेकंड क्या है? माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ बिगिनिंग एक्टिविटी, बिगिनिंग एक्टिविटी मतलब बिगिनिंग इवेंट क्या है हमारे पास? 1, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास है 0, ड्यूरेशन क्या है बीच में? 2। हमारा आंसर क्या आएगा? 6। तो हम अब इसमें लिख देते हैं फर्स्ट के लिए 6। ऐसे ही अब हम सेकंड के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड के लिए फर्स्ट और 3 इवेंट की ज़रूरत है। थर्ड एंडिंग एक्टिविटी, एंडिंग इवेंट की लोएस्ट कंप्लीटेशन टाइम लेंगे हम, माइनस करेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ बिगिनिंग माइनस ड्यूरेशन। इसको भी एक बार मैं टेबल में बता देता हूँ कि कैसे करना है। जैसे ये है हमारे पास टेबल, इसमें फर्स्ट और थर्ड, फिफ्थ मतलब ये 5 माइनस 0 माइनस ड्यूरेशन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लोएस्ट कंप्लीटेशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी, एंडिंग एक्टिविटी क्या है? 5 मतलब 3, इसकी वैल्यू 5। सो हम 5 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ बिगिनिंग एक्टिविटी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ बिगिनिंग एक्टिविटी 0 है, 0 माइनस ड्यूरेशन, आंसर क्या आएगा? 0। सो हम इसमें लिख लेते हैं 0। ऐसे ही हम सबकी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, इसलिए मैं सबकी फाइंड आउट करके लिख देता हूँ। आपने सबकी फाइंड आउट करके अपने आप करके देख लेनी है। सो ये हमारे पास आ गई टोटल फ्लोट्स फॉर्मूले के यूज़ करते हुए। ऐसे ही अब हम फ्री फ्लोट्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। उसका फॉर्मूला है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ बिगिनिंग एक्टिविटी माइनस टाइम ड्यूरेशन इन बिटवीन दीज इवेंट्स और एक्टिविटीज़, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड। इसमें हम टेबल में एक बार बता देते हैं कैसे करना है। सो ये हमारे पास डायग्राम नेटवर्क, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है ए। इसको परफॉर्म करने के लिए 2 इवेंट्स 1 और 2, फॉर्मूला था अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ बिगिनिंग एक्टिविटी माइनस टाइम ड्यूरेशन इन बिटवीन दैम। सो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी हमारे पास 2, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 2 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ बिगिनिंग एक्टिविटी 1, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0, टाइम ड्यूरेशन इन बिटवीन दैम 2, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0। ऐसे ही हम सेकंड की भी देख लेते हैं। सेकंड एक्टिविटी हमारे पास थी बी। इसको परफॉर्म करने के लिए 1 और 3 नोड्स या फिर इवेंट्स, फॉर्मूला था अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी, जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंडिंग एक्टिविटी 5 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ बिगिनिंग एक्टिविटी हमारे पास है 1, इसका स्टार्ट टाइम 0 माइनस टाइम ड्यूरेशन बिटवीन दैम 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। ऐसे ही हम सबकी कैलकुलेट करके अपने इधर लिख लेंगे। तो फर्स्ट की हमारे पास आई थी 0, सेकंड की आई थी 0। ऐसे ही मैं सबकी कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। सो ये हमारे पास आ गया फ्री फ्लोट्स। अब इनकी हेल्प से भी हम क्रिटिकल पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिटिकल पाथ हम वो सिलेक्ट करेंगे जिधर टोटल फ्लोट टाइम और फ्री फ्लोट टाइम दोनों तरफ 0 होंगे। जैसे कि इसमें 0 और 0 है, तो ये क्रिटिकल पाथ का हिस्सा होगा। 0 0 है, ये भी क्रिटिकल पाथ का हिस्सा होगा। ये भी 0 और 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये भी। मतलब क्रिटिकल पाथ क्या बन गया? बी, उसके बाद डी,
डी, डी के बाद जी, जी के बाद के, और के के बाद एन। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ आ गया। क्रिटिकल पाथ आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आई हो। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन आपको अच्छी तरह समझाने के लिए ये ज़रूरी था। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी कुछ सीखने का मौका दीजिए। मेरी वीडियो पे कमेंट करना और लाइक करना मत भूलें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर योर फ्यूचर लर्निंग्स। टिल देन, बाय बाय।